गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टीरियो केमिस्ट्री के 8th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। 7th लेक्चर में हमने आपेक्षिक और निरपेक्ष विन्यास रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करना स्टार्ट किया था और मैंने आपको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। 1906 में रोज़ेनॉफ ने ग्लिसरेल्डिहाइड का कॉन्फ़िगरेशन अपने मन से एक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड किया था। डी और एल नॉमेनक्लेचर हमने उसके अकॉर्डिंग पढ़ा था। ग्लिसरेल्डिहाइड के जिस संरचना में, जिस कॉन्फ़िगरेशन में OH राइट हैंड साइड की तरफ था उसे हमने डी नाम दिया था, डी ग्लिसरेल्डिहाइड, और जिसमें OH लेफ्ट हैंड साइड की तरफ था उसे हमने एल ग्लिसरेल्डिहाइड नाम दिया था। और ग्लिसरेल्डिहाइड के इन स्ट्रक्चर्स को मानक मान के, स्टैंडर्ड मान के हमने दूसरे जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स थे उनका नॉमेनक्लेचर किया था। वो सभी वो मॉलिक्यूल्स थे जिनको या तो ग्लिसरेल्डिहाइड से बनाया जा सकता है या जो ग्लिसरेल्डिहाइड में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ये तो उन कंपाउंड्स की बात हुई जो ग्लिसरेल्डिहाइड से रिलेटेड है, लेकिन जो कंपाउंड्स ग्लिसरेल्डिहाइड से रिलेटेड नहीं हैं उनका नॉमेनक्लेचर या उनका विन्यास, उनका कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से पता करें, ये हमने पढ़ा था रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन लास्ट लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे निरपेक्ष विन्यास, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल का जो रियल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो वास्तविक विन्यास होता है, उसे हम उसका निरपेक्ष विन्यास कहते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जो आपेक्षिक विन्यास था, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, वो हमने लास्ट लेक्चर में ग्लिसरेल्डिहाइड से रिलेट करके पढ़ा था। अब बीजोएट ने 1951 में एक्सरे आ गए थे उस समय तक, तो एक स्पेशल तरीके की एक्सरे से प्लस सोडियम रुबिडियम टार्ट्रेट का निरपेक्ष विन्यास पता किया, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पता किया। 1951 में बीजोएट ने प्लस सोडियम रुबिडियम टार्ट्रेट, इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जो इसका रियल कॉन्फ़िगरेशन था, वो पता किया। तो प्लस टार्ट्रिक एसिड का जो उसका सोडियम रुबिडियम सॉल्ट होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका विन्यास ये वाला था। इस तरह से उसका विन्यास हमको एक्सरे की मदद से पता चल गया। अब एक्सरे को यूज़ करके देखा, ग्लिसरेल्डिहाइड का रोज़ेनॉफ ने पहले अपने मन से एक स्ट्रक्चर दिया था, प्लस ग्लिसरेल्डिहाइड का डी विन्यास दिया था और माइनस ग्लिसरेल्डिहाइड को उसने एल विन्यास दिया था। तो अब एक्सरे आ चुका था, तो एक्सरे से हम ग्लिसरेल्डिहाइड का भी रियल कॉन्फ़िगरेशन, वास्तविक विन्यास पता कर सकते थे। तो जब ग्लिसरेल्डिहाइड का वास्तविक विन्यास देखा गया तो ये पता चला कि ग्लिसरेल्डिहाइड का जो विन्यास रोज़ेनॉफ ने दिया था वो करेक्ट था। फॉर्चुनेटली वो सही पाया गया, तो वही उसका निरपेक्ष विन्यास हो गया, उसका रियल कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और फिर ग्लिसरेल्डिहाइड से रिलेट करके जितने भी कंपाउंड्स का रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन पता किया था वो सबके सब सही थे और वो अब उनके रियल कॉन्फ़िगरेशन हो गए, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हो गए, निरपेक्ष विन्यास हो गए। तो इस तरह टार्ट्रिक एसिड या ग्लिसरेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स के कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करके, तुलना करके जिन भी कंपाउंड्स का कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित किए जा सकते थे वे सभी उनके निरपेक्ष विन्यास, उनके एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हो गए। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि डी और एल नॉमेनक्लेचर जो हमने किया था, जो पहले बिल्कुल मनमाने ढंग से किया गया था, वो अब बिल्कुल करेक्ट था। और वो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन जो थे, नामकरण जो थे, वो कंपाउंड के एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को ही प्रदर्शित करते हैं। ये बाई लक हुआ, सौभाग्यवश हुआ कि रोज़ेनॉफ ने जो अपने मन से डिसाइड किया था ग्लिसरेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, वो करेक्ट था। तो ये तो बात हुई रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की। अब जब हमें कंपाउंड्स के सही स्ट्रक्चर्स पता चलने स्टार्ट हो गए एक्सरे की मदद से, एक्सरे एनालिसिस से, तो अब उनके नाम का भी कोई क्रमबद्ध विधि होनी चाहिए जिससे हम कंपाउंड्स का नामकरण कर सकें, जो एसिमेट्रिक कंपाउंड हैं, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, प्रकाशीय सक्रियता दिखाते हैं, उनके जो प्रतिबिंब स्वरूप हैं, एनेंशियोमर्स हैं, उनके नाम का एक क्रमबद्ध तरीका होना चाहिए। इसके लिए
सबसे पहले कान एक साइंटिस्ट थे और उनके सहयोगी, उनका जो ग्रुप था, उन लोगों ने नॉमेनक्लेचर की RS पद्धति निकाली, प्रोपाउंड की, प्रस्तुत की। यहाँ पे R और S का मतलब समझिए, ये लैटिन वर्ड से लिए गए थे। R का मतलब होता है रेक्टस, इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड, राइट हैंडेडनेस। ये अभी आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा। S का मतलब होता है लैटिन वर्ड का सिनिस्टर, और इसका इंग्लिश में मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंडेडनेस। तो सभी एसिमेट्रिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर RS सिस्टम से हम कर सकते हैं। RS सिस्टम से नॉमेनक्लेचर करने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी, जिसको समझे बिना हम RS नॉमेनक्लेचर को नहीं समझ सकते, और वो है अनुक्रम नियम, सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल की मदद से हम RS और EZ इन दोनों पद्धतियों में जो आइसोमर्स हैं उनका नामकरण कर सकते हैं। अब ये सीक्वेंस रूल क्या है? सीक्वेंस रूल में सबसे पहले हम कार्बन एटम से जो 4 परमाणु या ग्रुप जुड़े हुए होते हैं उनकी प्रायिकता निर्धारित करते हैं, उनकी प्रेफरेंस को डिसाइड करते हैं, और फिर उस प्रेफरेंस के जो ग्रुप्स होते हैं उनको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको व्यवस्थित करते हैं। मतलब नंबर 1 वाला पहले और 1 2 3 4 इस तरीके से। ये जो सीक्वेंस रूल हैं इनको कान, इनगोल्ड और प्रीलोग ने दिया था, इसलिए हम इसको कॉन, इनगोल्ड, प्रीलोग के सीक्वेंस रूल्स, अनुक्रम नियम भी कहते हैं। इसके पद देखिए, ये किन पदों में, किन स्टेप्स में हम इन रूल्स को समझ सकते हैं। जो सबसे पहला पद है, सबसे पहला जो स्टेप है, उसमें हम क्या करते हैं कि कार्बन से जो सीधे जुड़े हुए परमाणु होते हैं या ग्रुप्स होते हैं उनको एटॉमिक नंबर के आधार पे, परमाणु संख्या के आधार पे ऑर्डर करते हैं, उनको नंबरिंग करते हैं। फिर से समझिए, ये कार्बन है, ये हमारा एसिमेट्रिक कार्बन है। इस कार्बन से जो 4 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उनको परमाणु संख्या के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर नंबरिंग करते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है उसको हम नंबर 1 देते हैं, उसके बाद नंबर 2, उसके बाद नंबर 3 और उसके बाद नंबर 4। तो सबसे पहले ये ऑर्डर हमको डिसाइड करना होता है, किस बेसिस पे? परमाणु संख्या के बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। सेकेंड स्टेप देखिए, यहाँ अब कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम क्या है कि यदि जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, एसिमेट्रिक कायरल कार्बन की हम बात कर रहे हैं, उससे अगर डायरेक्टली 2 एक जैसे एटम्स जुड़े हों तो क्या करेंगे? यहाँ देखिए, ये हमारा एसिमेट्रिक कार्बन है, इससे क्लोरीन जुड़ा है, CH2Cl जुड़ा है, CH3 जुड़ा है और H जुड़ा है। यहाँ Cl और H में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Cl की परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा है इसलिए इसको नंबर 1 मिलेगा, और हाइड्रोजन की सबसे कम है इसलिए इसको नंबर 4 मिलेगा। इन दोनों के बारे में देखिए, यहाँ पे ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है और एसिमेट्रिक कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है, तो दोनों जगह इस एसिमेट्रिक कार्बन से कार्बन ही जुड़ा है। हमने पहले आपको बताया था कि जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम होता है उसकी परमाणु संख्या देते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों जगह कार्बन ही जुड़ा है तो हम किसको नंबर 2 दें और किसको नंबर 3 दें? यहाँ हमें ध्यान केंद्रित करना है इन कार्बन्स के ऊपर। यहाँ देखिए, इस कार्बन की जो 4 वैलेंसी हैं उसमें से एक से तो ये इस एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी की 3 वैलेंसीज देखिए 2 हाइड्रोजन से और 1 क्लोरीन से जुड़ी है। इस वाले कार्बन की तीनों वैलेंसीज हाइड्रोजन से जुड़ी है। तो अब इन दोनों कार्बन से जो एटम्स जुड़े हैं उनके एटॉमिक नंबर, उनकी परमाणु संख्या के आधार पर हम इनकी नंबरिंग करेंगे। यहाँ कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन की परमाणु संख्या ज़्यादा होती है, और इस कार्बन से तीनों हाइड्रोजन्स जुड़े हैं, तो इसलिए ये वाला जो कार्बन है इसकी प्रायिकता ज़्यादा होगी, इसको हम बड़ा नंबर देंगे। तो यहाँ जब हम नंबरिंग करेंगे तो क्लोरीन को नंबर 1, CH2Cl को 2, CH3 को 3 और हाइड्रोजन को 4 देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ सकती है कि यदि किसी मान लीजिए कार्बन से एक ग्रुप जुड़ा हुआ है
और उस ग्रुप में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो फिर उसकी नंबरिंग हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ देखिए, ये हमारा एसिमेट्रिक कार्बन है, इससे Cl जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, H जुड़ा है और CHO जुड़ा है। फिर से प्रॉब्लम वही, Cl का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, ये नंबर 1 हो गया, हाइड्रोजन का सबसे कम तो ये 4 हो गया। अब ये एसिमेट्रिक कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है। यहाँ कार्बन की तीनों वैलेंसीज हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, यहाँ कार्बन की 2 वैलेंसीज ऑक्सीजन से और 1 हाइड्रोजन से जुड़ी है। अब ये 2 वैलेंसीज जो ऑक्सीजन से जुड़ी है वो हम यही मानेंगे कि कार्बन 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड है। यहाँ इसको इस तरह से देखिए, CO ग्रुप को हम ये मानेंगे कि कार्बन की 2 वैलेंसीज ऑक्सीजन से अटैच्ड है। इसी तरह जो साइनाइड ग्रुप है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के साथ 3 वैलेंसीज से जुड़ा हुआ है, यहाँ हम यही मानेंगे कि कार्बन की 3 वैलेंसीज अलग अलग नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है। ये हमें नंबरिंग में प्रायिकता क्रम को निर्धारित करने में ये वाला रूल हमारे काम आएगा। हम अगर इसकी नंबरिंग देते हैं, ये सिमेट्रिक कार्बन है, क्लोरीन को नंबर 1, यहाँ कार्बन की 2 वैलेंसीज ऑक्सीजन से और 1 हाइड्रोजन से जुड़ी है, यहाँ कार्बन की तीनों वैलेंसीज हाइड्रोजन से जुड़ी है। क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए इस वाले कार्बन को प्रेफरेंस मिलेगी, इसको हम नंबर 2 देंगे, इस वाले कार्बन को नंबर 3 देंगे और हाइड्रोजन को नंबर 4 देंगे। ये एक और रूल है, एक और स्टेप है। नेक्स्ट आता है, यदि कार्बन 2 आइसोटोप से जुड़ा हुआ हो, ये एसिमेट्रिक कार्बन है, यहाँ पे फ्लोरीन, CH3, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो इसको हम नंबर 1 दिया, CH3 को नंबर 2 दिया, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, तो हम यहाँ प्रायिकता उस एटम को देंगे जिसका द्रव्यमान ज़्यादा हो, जिसका मास ज़्यादा हो। तो ड्यूटेरियम का द्रव्यमान हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ ड्यूटेरियम को D को प्रेफरेंस मिलेगा, इसलिए इसको हम नंबर 3 और हाइड्रोजन को नंबर 4 देंगे। ये 1, ये 2, ये 3 और हाइड्रोजन को नंबर 4। तो इस तरह सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है अनुक्रम नियमों को यूज़ करके हम प्रायिकता जो कार्बन से जुड़े हुए 4 ग्रुप्स हैं उनको प्रेफरेंस सेट करते हैं, उनकी प्रायिकता सेट करते हैं। यहाँ नीचे दिया हुआ है कि इन नियमों का पालन करते हुए जो कुछ कॉमन ग्रुप्स हैं उनका प्रायिकता का क्रम दिया हुआ है, प्रेफरेंस का ऑर्डर दिया हुआ है। ये हुए सीक्वेंस रूल्स, अनुक्रम नियम। अब आ जाइए RS नॉमेनक्लेचर पे। RS नॉमेनक्लेचर में हम इन पदों को यूज़ करेंगे, स्टेप्स को यूज़ करेंगे और स्टेप्स को यूज़ करके हम कंपाउंड का जो एसिमेट्रिक कंपाउंड है उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसका नामकरण करेंगे। तो RS सिस्टम में जो पहला पद हमको यूज़ करना है वो है कि असममित जो एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु है उससे जुड़े हुए चारों एटम्स का या ग्रुप्स को उनकी घटती हुई वरीयता क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो अभी हमने प्रेफरेंस उनकी सेट की थी, प्रायिकता सेट की थी, उसमें उनके घटते हुए वरीयता क्रम में हमें उन्हें 1, 2, 3, 4 नाम देना है। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको नंबर 1 देंगे, जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको नंबर 4 देंगे। यहाँ देखिए ये एसिमेट्रिक कार्बन है, इससे I, Br, F और Cl जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हम इनकी नंबरिंग करेंगे। जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा है उसको नंबर 1। अनुक्रम नियमों का ध्यान कीजिए, तो यहाँ आयोडीन को नंबर 1, Br को नंबर 2, क्लोरीन को नंबर 3 और फ्लोरीन को नंबर 4 हमने दिया। ये पहला स्टेप है, इसमें हमें सिर्फ नंबरिंग देनी है। ये दूसरा कंपाउंड देखिए, यहाँ पे ग्रुप जुड़े हैं Cl, D, H और CH3। Cl का परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा 1, उसके बाद कार्बन नंबर 2, ड्यूटेरियम नंबर 3 और हाइड्रोजन नंबर 4। इस तरह फर्स्ट स्टेप में हमको नंबरिंग देनी है। सेकेंड स्टेप देखिए, सेकेंड स्टेप में हमको मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूलर मॉडल बनाना है।
आपको पता है कि कार्बन चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो इस टेट्राहेड्रल को हम इस तरह से रखते हैं, कार्बन से हमने चारों ग्रुप्स जोड़ दिए और अब इसे 3 डायमेंशन में इमेजिन कीजिए। इसे हम इस तरह से रखते हैं कि जो लोएस्ट वरीयता वाला, जो निम्नतम वरीयता वाला एटम या ग्रुप होता है वो पीछे की तरफ रहे और बाकी के 3 हमारे आँखों के सामने रहे, हमारे बिल्कुल सामने रहे। इसको हम देखिए पेपर पे इस तरह से दिखा सकते हैं। फ्लोरीन का नंबर 4 था, ये पीछे की तरफ है और ये तीनों के तीनों ग्रुप्स जो बाकी के 3 हैं वो आगे की तरफ है। यहाँ देखिए ये फ्लोरीन पीछे है, 3 डायमेंशन में इसको इमेजिन कीजिए। आई, बी आर और सी एल हमारी आँखों के सामने है। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये एफ पीछे है और बाकी के तीनों ग्रुप्स हमारी आँखों के सामने है। अब इस तरह से जब हमने कर लिया, अब थर्ड स्टेप देखिए, ये सेट कर लिया हमने। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, थर्ड स्टेप। यहाँ हमें अब हमें ये देखना है कि ये जो तीनों ग्रुप्स हैं जो हमारी आँखों के सामने हैं उनको घटती हुई वरीयता क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर जो उनका प्रेफरेंस का है उसमें हम आँखों को घुमा के देखते हैं। अगर उसे देखने के लिए हमें आँख को क्लॉकवाइज घुमाना होता है, अगर हम आँख को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, घटते हुए क्रम में देखना है 1 से लेके 1 2 3, चौथा तो सबसे पीछे है तो हमें तीनों को देखना है। 1 2 3 की तरफ जब हम देखते हैं तो अगर हमें अपनी आँखों को क्लॉकवाइज घुमाना होता है तो कंपाउंड आर विन्यास वाला है, इसको हम मॉलिक्यूल का राइट हैंडेडनेस कहते हैं। और अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है 1 2 3 को देखने के लिए तो हम उसको एस कॉन्फ़िगरेशन देते हैं और इसको अणु की बाईं हस्तता, मॉलिक्यूल का लेफ्ट हैंडेडनेस कहते हैं। एग्जाम्पल जो अभी हमने ऊपर लिखा था, इस कंपाउंड को देखिए, हमने इसकी नंबरिंग की सबसे पहले, नेक्स्ट हमने जो लोएस्ट था उसको सबसे पीछे की तरफ रखा और जो बाकी के 3 थे उन्हें आगे की तरफ रखा। अब हम इसको प्रीफ्रेंस से आँख को घुमाते हैं, ये नंबर 1 था, ये 2 था, 3 था। 1 2 3 पे जाने के लिए ये देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए इसका एस विन्यास है। यहाँ भी देखिए नंबरिंग हमने की, जो 4th था उसको सबसे पीछे रखा, नंबरिंग की 1 2 3, 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए। जब ऐसे हम चलते हैं तो ये हमारी आँख एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इसलिए इसका एस कॉन्फ़िगरेशन है। इधर देखिए 4th को पीछे रखा, 1 2 3, 1 से 2 और 2 से 3 पे जाने पे हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, इसलिए इसका आर विन्यास है। यहाँ देखिए 1 2 3, फिर से 1 से 3 पे जाने के लिए हमें क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, इसलिए इस मॉलिक्यूल का भी आर विन्यास है। तो इस तरह हम लिखेंगे, सबसे पहले आर लिखेंगे और फिर इसका IUPAC नेम लिखेंगे। इस तरीके से हम आर और एस विन्यास को तय कर सकते हैं। जब हम कागज़ पे, देखिए ये तो 3 डायमेंशन वाली बात हुई, लेकिन जब हम कागज़ पे लिखते हैं तो हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखेंगे और ये 2 डायमेंशन में हो जाएगा। और इस फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में हम ये कोशिश करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि जो 4th ग्रुप होता है उसे पीछे की तरफ करना है। यहाँ बात हो रही है 2 डायमेंशन में, कागज़ पे जब हम लिखते हैं तो हम किस तरह से करें। जब हम कागज़ पे फार्मूला लिखते हैं तो जो 4th ग्रुप होता है उसे हमें नीचे की तरफ लाना होता है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में 2 मेथड्स बताए थे जिसमें हम मॉलिक्यूल्स का विन्यास चेंज किए बिना उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। 2 तरीके मैंने आपको बताए थे। एक तो ये था कि हम किन्हीं भी 2 ग्रुप्स का 2 बार इंटरचेंज करें। जब हम 2 बार इंटरचेंज करते हैं ग्रुप्स को तो मॉलिक्यूल का जो विन्यास होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो अनचेंज रहता है। तो या तो हम वो करें या किसी एक बॉन्ड पे, एक सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष रिलेटिव हम मॉलिक्यूल को 180 डिग्री एंगल पे रोटेट कर दें। जब हम 180 डिग्री एंगल पे रोटेट कर देते हैं मॉलिक्यूल को, तब भी उसका विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन अनचेंज रहता है, वो अपने मूल संरचना में वापस आ जाता है। तो इन 2 तरीक़ों को यूज़ करके जब हमें कोई कंपाउंड दिया जाता है उसका आर और एस नॉमेनक्लेचर के लिए,
तो इन दो तरीक़ों में से किसी भी एक तरीक़ों को यूज़ करके हम सबसे पहले 4th नंबर वाले ग्रुप को सबसे नीचे की तरफ लाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि 1 से 2 और 2 से 3 जाने पर अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो S है और अगर क्लॉकवाइज है तो वो R है। देखिए यहाँ पे 1 से 2 और 3 पे जाने पे R राइट हैंड साइड की तरफ हम घूम रहे हैं, मीन्स क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं, तो यहाँ मॉलिक्यूल का विन्यास R होगा। इसी तरह यहाँ पे 1 से 2, 2 से 3 जाने पर 4 को हमें टच नहीं करना है। 1 से 2, 2 से 3 जाने पर अगर एंटी क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं तो कंपाउंड का विन्यास S विन्यास होगा, S कन्फिग्रेशन होगा। आगे हमारा एक लेक्चर ऐसा आएगा जिसमें हम आपको R और S नॉमेनक्लेचर और EZ नॉमेनक्लेचर, जब ये सारे हो जाएंगे तब एक लेक्चर लेंगे जिसमें इन सभी का एग्जाम्पल लेके कंपाउंड्स लेंगे और उनके RS और EZ नॉमेनक्लेचर आपको समझाएंगे। थैंक यू।